आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2019 के आम इंतखाबात में अब 3 माह का वक्त ही बचा है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां अपनी राह हमवार करने में लगी हैं। दिल्ली के बाद अगर किसी रियासत पर सबकी निगाहें हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि दिल्ली में इक्तदार के लिए यूपी फतेह करना जरूरी है, इसीलिए इस यूपी पर इलाकाई और कौमी पार्टियों की नजर है। यूपी में 2014 के मुकाबले में सियासी तस्वीर अब कदरे मुख्तलिफ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के चुनाव इत्तेहाद के बाद बीजेपी तशवीश में है, लेकिन क्या इस इत्तेहाद में सब कुछ ठीक ठाक होगा? क्योंकि 2017 में भी हम यूपी में 2 लौंडों का इत्तेहाद देख चुके हैं। अगर सब ठीक रहा तो क्या सीट बंटवारे पर बात बन पाएगी? यह भी बड़ा सवाल है, लेकिन अभी इन्हीं कुछ सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है एसपी बीएसपी इत्तेहाद। आखिर क्या कुछ तस्वीर होगी, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। बिछ गई 2019 की सियासी बिसात। सियासी गलियारों में एक बार फिर इत्तेहाद की गूंज। यूपी में इत्तेहाद का फॉर्मूला तय। एसपी बीएसपी 37 सीटों पर लड़ेंगे इंतखाब। क्या माया अखिलेश की दोस्ती बदलेगी 2019 की तस्वीर? 2019 इंतखाबात की गहमागहमी शुरू हो चुकी है और इस गहमागहमी का मरकज बनी हुई है रियासत उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी में इत्तेहाद अब तकरीबन तय माना जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव 12 जनवरी यानी हफ्ते को इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी पर इत्तेहाद मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार मैदान में उतारेगा। जराये के हवाले से खबर है कि एसपी और बीएसपी 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी के लिए अमेठी और सोनिया गांधी के लिए रायबरेली की सीट छोड़ी जाएगी। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की सीट पर भी इत्तेहाद अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी के लिए भी एक सीट एसपी बीएसपी इत्तेहाद छोड़ेगा। हफ्ते को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के तकसीम का भी ऐलान किया जा सकता है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के जीते हैं, उसी के लिए कल प्रेस होने जा रही है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितने गठबंधन किए हैं पूरे देश में, 40 से ज्यादा। वो अलग बात है कि अब लोग छोड़ के जा रहे हैं। यूपी में भी कई गठबंधन किए थे उन्होंने। जो गठबंधन हम लोग कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से सीख करके कैसे सामान्य विचारधारा के लोग एक साथ मिलकर के काम करें, उस पर काम चल। नहीं, हमारी अभी जयंत की अखिलेश जी से मीटिंग हुई थी और महागठबंधन में हम शामिल हैं। अब मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। आप कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लड़ेंगे? अभी जब सीटों की बातचीत हम जो गठबंधन के साथी उनसे करेंगे कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। जराये के मुताबिक दीगर साथियों के महागठबंधन में शामिल नहीं होने की सूरत में एक सीट एसपी और बीएसपी आपस में तकसीम कर लेंगी। कांग्रेस पार्टी को फिलहाल 2 से ज्यादा सीटें देने से दोनों पार्टियों ने इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि एसपी बीएसपी के साथ आरएलडी का इत्तेहाद तय है। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सीटें बढ़ाने का मुतालबा कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं है। मायावती कांग्रेस को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही हैं। इस बीच खबर है कि आरएलडी सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नाराज है और चौधरी अजीत सिंह ने इसके लिए एसपी बीएसपी पर दबाव बढ़ा दिया है। खैर, यूपी में इस इत्तेहाद की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। आने वाले दिनों में अगर सब ठीक रहा तो यूपी में इस बार ये इत्तेहाद बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक तरफ यूपी में इत्तेहाद के चर्चे हैं, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इत्तेहाद के चर्चे, और दूसरी तरफ दिल्ली में
2019 चुनाव से पहले सबसे बड़ी बैठक कर रही है बीजेपी। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में आज अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2019 में यूपी में बीजेपी 73 से 74 सीटें जीत कर आएगी और उन्होंने इस इत्तेहाद को एक तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह इत्तेहाद कोई माने नहीं रखता है। यानी जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जो तस्वीर है 2019 में और लोकसभा इंतखाबात में, यह तस्वीर और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ राकेश कपूर जी, जो कि सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अब्बास अली जैदी साहब हैं, तर्जुमान समाजवादी पार्टी। नवीन कुमार साहब तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। दीपक पांडे साहब, आप लीडर हैं बीएसपी के। सुरेंद्र राजपूत साहब तर्जुमान हैं कांग्रेस के, आप भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दिल्ली से मेरे नुमाइंदे रिपोर्टर पवन गौड़ भी मेरे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं प्राइम टाइम में। सबसे पहले पवन गौड़, आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि 2019 चुनाव से पहले बीजेपी सबसे बड़ी बैठक दिल्ली में कर रही है। आज किन किन बड़े एजेंडों पर बात हुई, बहुत मुख्तसर में पवन। देखिए, आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का अध्यक्षीय भाषण हुआ। उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया और साफ कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर बुआ और बबुआ का जो गठबंधन हो रहा है, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार यूपी से मैं फीडबैक लेता रहता हूं, तो यही संदेश साफ है कि हमको यूपी में जो पिछली बार 2014 में 73 जो सीटें मिली थी, उससे 74 सीटें हो सकती हैं, लेकिन 72 नहीं होंगी। साफ साफ संदेश है, बीजेपी का जो वोट परसेंट है और जो सीट है वो बढ़ेंगी, उससे कम नहीं होंगी। इससे कार्यकर्ताओं का मोरल बढ़ाया गया। उसके साथ साथ उन्होंने जो 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण दिया है, उसको भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोदी सरकार की योजना बताया। उन्होंने कहा कि इससे सामान्य वर्ग जो है फिर से जो 2014 के मुकाबले में फिर से 2019 में मोदी सरकार के साथ जुड़ेगा और हमारा जो वोट प्रतिशत है पूरे देश में पिछली बार से बढ़कर 51% हम लोग का लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। उसके साथ साथ राम मंदिर पर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का संकल्प है जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर बने और हम जो नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों पहले जो अपने इंटरव्यू में जो बात कही थी, संवैधानिक तौर पर मंदिर निर्माण की बात कही थी, उसी को उन्होंने दोहराया कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से मंदिर निर्माण हो। उसके साथ साथ आज 2 प्रस्ताव भी यहां बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में पास किए गए। पहला प्रस्ताव कृषि को लेकर था, तो पूरी जो यहां से संदेश साफ देने की कोशिश थी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए काम किए हैं, किसानों की जो आमदनी को बढ़ाने का काम किया है, उसको यह संदेश देने की कोशिश थी कि हमारी सरकार जो है किसान हितैषी है और किसानों के लिए लगातार काम कर रही है। उसके साथ साथ एक प्रस्ताव था, इस बार पहली बार जुड़ा था, गरीब उन्मूलन का। जिस तरह से मोदी सरकार ने गरीब उन्मूलन के लिए काम किया है, चाहे 10% जो सामान्य वर्ग के लिए कोटे की बात हो, जनधन अकाउंट की बात हो, उज्ज्वला स्कीम की बात हो, तमाम जो ऐसे काम है मोदी सरकार ने जो गरीबी उन्मूलन के लिए उठाए हैं, उसको पूरे देश में यहां से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अमित शाह ने अपनी हुसूलियाबियां गिनवाई हैं और 2019 को लेकर एक तरह से दावा भी ठोक दिया है। हालांकि उनके दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राकेश कपूर जी, अपनी डिबेट की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही है, समाजवादी और बीएसपी के गठबंधन की बात हो रही है, क्योंकि काफी तजुर्बा आपको इस फील्ड में रहा है और यूपी की सियासत पर काफी गहरी नजर है। 1993 में मुलायम सिंह और कांशीराम जी का एक इत्तेहाद हुआ था। उस इत्तेहाद को और आज के इस इत्तेहाद को कितना फर्क देखते हैं आप? देखिए, 1993 से लेकर के 2019 आ गया, अब तब तक तो जो है वो गंगा और जमुना में बहुत पानी बह चुका है। बिल्कुल। उसके बाद इन दोनों पार्टियों में लड़ाई भी हुई, लेकिन जो खास बात है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की, वो ये बात है कि एसपी और बीएसपी दोनों तभी तक ये जिंदा रह पाएंगी जब तक बीजेपी जिंदा रह पाएगी। चूंकि इन दोनों पार्टियों का जो वोट बैंक है वो बेसिकली कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या चाहे बैकवर्ड क्लासेस हो। और किसी ना किसी तरीके से अगर आप पिछले 19-20 साल का इतिहास देखें तो ये बैकडोर अलाइज रहे हैं बीजेपी के। तो इसलिए चूंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो इन इलेक्शंस में लोगों का मूड क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। चूंकि 2009 के चुनाव में
ये यूपी के लोग देख चुके हैं कि मुलायम सिंह जी ने किस तरीके से कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था, वो ये देख चुके हैं। और मायावती 4 में से 3 बार बीजेपी के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बनी। केंद्र में भी इन दोनों पार्टियों का, एक का सामने से एक का पीछे से बीजेपी को समर्थन रहा है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की यहां पर क्या स्थिति रहती है। और जहां तक चौधरी साहब का, माने चौधरी अजीत सिंह या चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं जयंत चौधरी, अजीत सिंह के बेटे, उनके रुख के बारे में मैं बता सकता हूं कि वो इससे खुश नहीं हैं। वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, चूंकि वेस्टर्न यूपी में मुलायम सिंह का कुछ नहीं है। देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पॉलिटिक्स, जो हिंदू मुस्लिम धुरी पे घूमती रही है, उसके खिलाफ यहां पर कांग्रेस अगर अपना झंडा गाड़ती है, और वो देखना होगा किस तरीके से गाड़ती है, तो चुनाव के नतीजे क्या होंगे। वो 2009 वाले होंगे क्या, जिसमें कांग्रेस को 20 सीटें मिल गई थी। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स रही है, 2017 में कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन रहा। कहां चले गए वोट अखिलेश यादव के सारे। जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने मुसलमानों को अपना गुलाम समझा हुआ है, और दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जातियों के वोटर्स को अपना गुलाम समझा हुआ है, वो शायद ये राजनीति, ये सियासत उत्तर प्रदेश में इस बार, मुझे चूंकि ये मरकजी सरकार के लिए इलेक्शन है, ये मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कहीं जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मीडिया में बहुत बातें चल रही हैं, बहुत गठबंधन का ये है, गठबंधन के यानी इस गठबंधन में आपकी नजर में अभी अड़चने हैं, अभी पेचीदगियां आएंगी, बाकायदा पेचीदगियां आएंगी और जबरदस्त तरीके से आएंगी, क्योंकि हालात वैसे नहीं है जो हम लोग मीडिया में बैठ करके देखते हैं या कुछ लोग देखते हैं। अब्बास अली जैदी साहब, तस्वीर कल साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इस पर शुबहात भी एक तरह से जाहिर किए जा रहे हैं कि पेचीदगियां होंगी, अड़चने होंगी। कैसी तस्वीर होगी जो कल आने वाली है? अबू हुरैरा भाई, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही बताएंगे। और रहा सवाल पेचीदगियों का, तो इस देश को एक नई सरकार और एक बेहतर सरकार और एक ईमानदार सरकार और एक ईमानदार नेतृत्व देने के लिए किसी तरह की कोई पेचीदगी नहीं आएगी। हम इतना जरूर कहेंगे कि उत्तर प्रदेश एक बुनियाद तैयार करेगा 2019 में इस देश को एक बेहतर और अच्छी सरकार देने की, वो सरकार जो आम लोगों के आम मसलों के इर्द गिर्द काम करे और आम लोग उसके ऊपर निगाह रखने पाए, वो सवाल करें और सरकार अपनी जवाब भी दे, सिर्फ अपने मन की बात न करती रहे। और इसकी बुनियाद उत्तर प्रदेश रखेगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रखेगा, और पूरा देश उसी बुनियाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी घटक दलों को पूरे देश से सफा करेंगे और 2019 में इनका सफाया होगा। दीपक पांडे जी, बहुत जल्दी आपसे भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं, क्योंकि कल तस्वीर साफ होने वाली है। कल माया जी और अखिलेश जी मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अभी तक कांग्रेस की तस्वीर साफ नहीं है। मुकाबला किससे होगा इस गठबंधन का? बीजेपी एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ। देखिए, कांग्रेस से मुकाबला करने का कोई मतलब ही नहीं। यूपी में कांग्रेस बहुत ही इसका वर्चस्व नहीं है, बहुत ही कमजोर है, तो इसलिए कांग्रेस से मुकाबला तो कुछ है ही नहीं। और सत्ता में जहां तक देखा जाए कि पिछले चुनाव में तो 73 सीट जो जीत करके आए थे बीजेपी के लोग, उसके हिसाब से मुकाबला और उसके हिसाब से रणनीति तय की जाएगी। और कांग्रेस हमारे साथ इस समय है या नहीं है, बाद में हमारे साथ होगी नहीं होगी, ये सब तो समय का परिप्रेक्ष्य, समय के हिसाब से तय किया जाएगा। इस बार क्यों नहीं है, तो उसके साथ भी कुछ हमारी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है जिसकी वजह से नहीं है। और आगे क्या होगा वो तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, वो देखा जाएगा। वो तो राजनीति में क्या है कि जो भी होता रहता है वो समय के हिसाब से होता है, इसके लिए कुछ निर्धारित नहीं होता कि राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा। रही बात, इस समय हम लोगों का बस एक ही मकसद है कि जो ये सब केंद्र में इस समय दलित विरोधी और युवाओं को बेरोजगार करने वाली जो सरकार है, इसको हटाना है। तो इसके लिए जो हमारे जो यूपी के 2 बड़े दल हैं एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, अगर हम लोग बीजेपी को यूपी में रोकने में सक्षम हो गए तो निश्चित रूप से बीजेपी जो है कि सत्ता से बाहर हो जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरह से
दीपक पांडे बात कर रहे थे। हालांकि अब्बास अली जैदी साहब ने तो तस्वीर बहुत क्लियर नहीं की थी, लेकिन दीपक पांडे की बातों से लगा कि कांग्रेस शायद इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी, एक तरह से लग रहा है। हालांकि अब तस्वीर तो कल साफ होगी, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ अनुमान लगा रही, कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? 3 महीने का समय और बचा है यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए। अबू भाई कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में की तमन्ना। वाह वाह। तो मसला जो है, आप एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जनता के नेतृत्व में जितनी भी गांधीवादी, अंबेडकरवादी और लोहियावादी ताकतें हैं, वो सब मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता ये ऐसा चाहती है, हम भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मजबूरियां होती है। अभी दीपक पांडे जी ने कह दिया कि हम बड़े कमजोर हैं। हम तो तब भी 2 सीट जीत गए थे, दीपक जी तो खैर अपनी जगह में, लेकिन हमारी लड़ाई भाजपा से है। हम बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, हमें किसी और से नहीं लड़ना है। हम कैसे भी लड़ें, किसी भी तरीके से लड़ें, लेकिन हम लड़ेंगे भाजपा से। हम शुभकामनाएं देते हैं इन दोनों लोगों को भी। अगर ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, तीनों लोग लड़ रहे हैं, मुझे अभी कुछ नहीं मालूम। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, मैं जितने भी लोग, जितने भी गांधीवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी ताकतें हमारे साथ में लड़े, राज्यवार स्थिति से हमने एनसीपी से गठबंधन कर लिया, हमने टीडीपी से गठबंधन कर लिया, हमने आरजेडी से गठबंधन कर लिया है, और हमारा कुनबा धीरे धीरे इंशाल्लाह बढ़ता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो आज की डेट में जितनी भी ये ताकतें हैं, ये गोवलकर और गोडसे की ताकतों से कहीं बेहतर हैं। और चाहे हम साथ लड़े, चाहे स्ट्रेटेजिक अलायंस से लड़े, चाहे अलग लड़े, लड़ेंगे हम भारतीय जनता पार्टी से और संघ की देश तोड़क विचारधारा। नवीन कुमार जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इत्तेहाद में, इस गठबंधन में रहे ना रहे, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी से होने जा रहा है। और जो गठबंधन बन रहा है, जिसकी कल तस्वीर साफ होगी एसपी और बीएसपी की, उसका भी मुकाबला एक तरह से बीजेपी से ही होने वाला है। वो गठबंधन भी एक तरह से यूपी में बीजेपी के लिए ही हो रहा है। तो अब्बू भाई, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया। आरएलडी अगर आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। बाकी सीटों पर यानी जहां जहां वो लड़ेंगे वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ऐसे कुछ कहना चाहते हैं लगता है राजपूत जी। दूसरी बात ये कि वैसे अभी तक यही कहा जाता है हमारे देश में, और जो चर्चा परिचर्चा जितनी भी होती है, कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। ऐसा ही माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे अधिक सीटें वहां पर हैं लोकसभा की। तो वहां पर कांग्रेस पहले 2 सीटों पर थी, आज उसकी क्या स्थिति है ये तो वो बेहतर जानती है। और वो कह रही है कि वो गठबंधन, महागठबंधन बना रही है। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी जिसका सभी प्रदेशों में किसी छोटे या बड़े दल के साथ कोई समझौता है, कोई गठबंधन है, तो वो पहली बात भारतीय जनता पार्टी है। बेशक भारतीय जनता पार्टी 2014 में फुल मेजोरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आई, तब भी उसने जो उसके गठबंधन के साथी थे उनको साथ लेकर के सरकार चलाई है, उनको भी साथ लेकर के चले हैं। जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव नहीं लड़, गठबंधन के साथ ही मुझे ये पता है, ये तो बता दीजिए आप लोग क्या 3-3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? देश को मजबूर राजभर साहब रोज पानी पी पी देश को चाहिए, अरे सुनिए साहब, देश को चाहिए एक मजबूत सरकार। अभी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मध्य प्रदेश में एक विधायक का भी समर्थन देते हुए कहा था, आप देश के लिए कांग्रेस से बड़ा कोई डकैत नहीं है, ये उनके कहना था। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो उसके साथ हैं। अभी कांग्रेस और जिस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, आज उसने लात मार के उसको बाहर नहीं तो नवीन जी आज अमित सेना को दूर कर रहे हैं। नवीन जी, आप अपने गठबंधन दीजिए, अनुप्रिया पटेल आपसे दूर जा रही हैं, आपके ओम प्रकाश राजभर दूर जा रहे हैं। बताइए, चिराग पासवान आपसे मोल भाव कर रहे हैं, राज्यसभा सांसद बन गए। बताइए, आप यूपी में 22 जीते हुए 17 पर आ गए। आप बताइए, आप बिहार की स्थिति बताइए, 22 वहां जीते थे, 17 पे जा रहे हैं चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन के जिसके आधे से ज्यादा नेता जेल में, जिसको मालूम है भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा डूबी हुई है, आप छोड़ दीजिए। मेरा कहना यह है कि इस देश के अंदर एक मजबूत सरकार चाहिए जिसने गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, किसानों के लिए। नहीं देखिए, फोकस हमारा यूपी पर है, क्योंकि यूपी में जो गठबंधन होने जा रहा है, हालांकि आज अमित शाह जी ने कहा है कि हम यूपी में लोकसभा चुनाव में 74 सीटें जीतने जा रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा है, मैं वहीं था, अधिवेशन से ही आया हूं आपके यहां पर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में और देश में भी क्योंकि जो काम सरकार ने किए, हमने जनता के बीच में डिलीवरी देकर के जा रहे हैं, हम जनता के बीच में काम करने के बाद जा रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ कुछ में सुधार होने की संभावना समय भी लगेगा। उसके बाद हमारा ये कहना है कि पिछली सरकारों ने तो कुछ किया नहीं। आज कांग्रेस के मेरे मित्र हर राज्य में कहकर के आए थे 20 लाख रोजगार हर महीने देकर सरकार जीतेगी। किन राज्य में दिया? दीपक मैं आता हूं आपके पास, अब्बास अली साहब से मैं वो ले लेता। मुझे बताया कितने दलित? अब्बास अली साहब, अमित शाह जी की आज स्पीच आपने सुनी होगी। उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आज कहा कि यूपी में मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन होने जा रहा है उसे बिल्कुल एक तरह से उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कोई नुकसान इससे हमारा नहीं होने जा रहा है, हम 74 सीटें जीतकर आ रहे हैं यूपी में। बिल्कुल सही कहा है अब्बास अली साहब। जैसे क्या हुआ, इसलिए कहा है क्योंकि ये एक दोनों के दोनों बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के चली। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो शायद 2014 के बाद से उन्होंने कैलेंडर देखना बंद कर दिया है। उनको लगता है कि ये भी 2014 है, 2019 आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं पता कि अब 2014 की तरह वो सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे। अब इस देश की जनता के आम सवालों का जवाब देना है भारतीय जनता पार्टी को। और वो आम सवाल है कि इस देश में 60,000 किसानों ने विगत 5 सालों में आत्महत्या क्यों की? इस देश में सबसे बड़ा दलितों का आंदोलन क्यों देखा? इस देश में रोहित वेमुला जैसे हालात क्यों पैदा हुए? इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियों का घाटा और उसी जगह पे 67 लाख सरकारी पद पूरे 5 साल खाली रह गए। ये 2014 नहीं है कि जहां पर आप पिछली सरकारों से सवाल कर दें। हर बार आप कांग्रेस को कहते हैं कि कांग्रेस डकैत है, कांग्रेस ने लूट की। आप एक भी व्यक्ति को 5 सालों में सजा नहीं दे पाए, सिर्फ मुंह से कहना जानते हैं। पूरे 5 साल 2014 में जिनको आपने भ्रष्ट बताया, कांग्रेस का रिश्तेदार बताया, 5 सालों में आज तक एक भी FIR उनके खिलाफ नहीं की। पूरे 5 साल आप भी अपनी बात के लिए उसके बाद अब की आपको जवाब देना है अपने संकल्प पत्र का। ठीक है दीपक जी। अब नहीं, जवाब देखिए क्या है कि आप बात चल रही है युवाओं की बात हो रही है। आप बताइए बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? आप आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, महिला सुरक्षाकरण, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल बैंकिंग की व्यवस्था करने के लिए। बताइए ये सब वादे क्या हुए? आप अपने बचे हुए 100 दिन, आप अपने शुरू के 100 दिन मांगे थे, वो 100 दिन का तो पता नहीं, लास्ट के आपके 100 दिन बचे हुए हैं, 92 या 93 दिन अब मुश्किल से बचे हुए हैं। आप उसमें अब सोच रहे हैं कि सारे चुनावी वादे पूरे करके हम सरकार बना ले। तो आपने 4.5 साल में क्या किया? तो वो चीज है, जब देखने वाली चीज है। जनता 4.5 साल से इंतजार करते करते थक गई। जब आपको लगा, आपने 5-0 से 5 राज्यों में चुनाव हारा। ठीक है, नवीन जवाब दे रहे हैं आपका भी और अब्बास अली साहब ने जो बातें की, सगुफे ले लेके आना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ये कह रहा था अब्बू भाई, जो अभी मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे उनको मैं जवाब दे दूं। आप मेरे ख्याल से या तो तैयारी करके आया करिए मेरे मित्र, या फिर अपनी पार्टी से पूछ करके आया कीजिए। गठबंधन के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं अखिलेश जी बताएंगे, और दूसरे के बारे में आप बात करें। आपको जानकारी है कि सोनिया जी और राहुल जी जमानत पर है? आपको जानकारी है पी चिदम्बरम और उनके बेटे दोनों जमानत पर है? क्या आपको जानकारी है कि वडेरा साहब इस समय जमानत की, उन्होंने एंटी-सेमेट्री बिल के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी? लालू यादव को जेल में है, लालू यादव और उनके कई परिवारों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है ईडी की। आपको जानकारी है? आपको जानकारी होनी चाहिए। आप करो एक FIR दर्ज नहीं करी। आज आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप में जो लिखा है या फिर जमानत की अर्जी लगाए भारत साहब। और दूसरी बात, आप में तैयारी अपनी अच्छी रखिए, तैयारी अपनी अच्छी रखिए। बहुत मन की बात करनी, तैयारी आप अपनी बोलने की आदत है। मैं 2019 में आपसे सवाल होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 2019 में आपसे सवाल होंगे। महाराष्ट्र बताते हो। ठीक है, मुझे अब्बास अली साहब, मुझे ब्रेक के बाद लौटते हैं, लेकिन उससे पहले वडेरा साहब ने कितने को पवन के पास मुझे जाना है, मैं आता हूं सुरेंद्र जी आपके पास भी और नवीन आपके पास भी।
अब्बास अली साहब आपके पास भी आऊंगा, पवन के पास मुझे जाना है। पवन, क्या लगता है कि इस चुनाव से पहले टीम मोदी जीत के लिए अपना ट्रम्प कार्ड ढूंढने के लिए सबसे बड़ी बैठक में बैठी हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो यहाँ इस बैठक में तय किया जाएगा, यहाँ से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा देने की कोशिश होगी और वही आज यहाँ से देखने को मिला। सबसे पहले अमित शाह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जिस तरह से गठबंधन की धज्जियां उड़ाई और कहा कि इस गठबंधन से हमको कोई डर नहीं है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ से जिस तरह से सुषमा स्वराज खड़ी होती हैं और गरीब उन्मूलन के प्रस्ताव को लेकर यहाँ प्रस्तुत करती हैं और तमाम जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की वो इस मंच से जनता तक पहुंचाने की कोशिश होती है। और सबसे ज्यादा फोकस जो था आज जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, जो 10% जो आरक्षण है सामान्य वर्ग के लिए वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक से आपको बताऊं कि अब से कुछ दिन पहले तक बीजेपी के तमाम जो नेता थे बड़ा चिंतित घूम रहे थे, मीडिया के सामने आने से तो बच रहे थे लेकिन कह रहे थे कहीं ना कहीं मामला बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जिस दिन से मोदी सरकार ये 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लेके आई तो उसी दिन से उनके चेहरे खिल उठे और लगातार वो अपनी बात अब जनता के बीच जाना और बताना शुरू कर दिया है। यही पार्टी लीडरशिप की तरफ से उनको निर्देश है कि ये 10% आरक्षण की बात जनता के बीच तक पहुंचाएं और उनको फिर से जो धीरे धीरे जो जनमत धीरे धीरे खोता जा रहा था उसको फिर से सरकार के साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण। और जिस तरह हम राज्यसभा के अंदर डिबेट सुन रहे थे, जब ये बिल पर बहस चल रही थी तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। बोले अभी तो ये सिर्फ एक ही छक्का आपने देखा है, अभी आगामी दिनों में ऐसे कई सारे छक्के मोदी सरकार मारने वाली है। तो बिल्कुल, यानी बीजेपी के कमान में अभी और भी तीर हैं जो इस चुनाव से पहले वो छोड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन गौड़ मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात देने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बाकी तमाम जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है, जिस तरह अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 74 सीटें हम यूपी में जीत कर आएंगे, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के आने से कहीं ना कहीं बीजेपी फिक्रमंद है लेकिन अपने डर को? तो 2019 इंतखाबात की गहमागहमी के बीच कल समाजवादी पार्टी और बीएसपी इत्तेहाद की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी जब खुद अखिलेश यादव और मायावती एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस इत्तेहाद के माने क्या कुछ निकाले जाएं 2019 चुनाव में, इसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद राकेश कपूर जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद को लेकर बार बार बीजेपी यही कह रही है, जिस तरह से आज अमित शाह जी ने कहा कि वो इतनी 74 सीटें लेकर आएंगे और उन्हें इस इत्तेहाद की फिक्र नहीं है। क्या लगता है कि एक डर है जो सता रहा है बीजेपी को? नहीं, जाहिर तौर पर ये ओवर स्टेटमेंट है और जो जमीनी हकीकत है, देखिए 2014 जैसे हालात नहीं है, न 2017 जैसे हैं जब विधानसभा का चुनाव हुआ था। देखिए जो असेंबली, यूपी असेंबली के इंतखाबात में ये बात साफ हो गई थी कि चुनावी मुद्दे क्या थे, आज के चुनावी मुद्दे क्या हैं। अब आज जब यूपी का चुनाव हो रहा था तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने फरमाया था कि कांग्रेस वाले मुझसे मेरा रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, अरे लोकसभा चुनाव आएंगे तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा। तो अब वक्त आया है कि लोग, यूपी के लोग जो उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे और देखना चाहेंगे, उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होगा। चूंकि ये मरकजी सरकार के इलेक्शन हैं और यूपी में हालात इस समय ऐसे हैं कि वहाँ की ज़मीन जो है वो लेकर के आपके कैराना से और बनारस तक जो बोल रही है वो हुकूमत के खिलाफ बोल रही है। माफ कीजिएगा, वो हुकूमत के खिलाफ बोल रही है। वहाँ के एक मजदूर से लेकर के नौजवान तक और किसान से लेकर के फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार तक और दस्तकार तक हाहाकार मचा हुआ है। रिपोर्ट कार्ड आप क्या दिखाएंगे? क्या डिमोनेटाइजेशन दिखाएंगे? क्या जीएसटी दिखाएंगे? क्या जो कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा पड़ा है वो देखिए, ये म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हो रहे हैं। आई वांट टू रेज द लेवल ऑफ योर डिबेट। बिल्कुल, कश्मीर की समस्या जहां की तहां है, पाकिस्तान की समस्या जहां की तहां है। किस मोर्चे पर हिंदुस्तान की मरकजी सरकार ने फतेह हासिल की है, ये बात नरेंद्र मोदी साहब को और बीजेपी को बतानी पड़ेगी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 2014 में जो वादे किए थे वो वादे पूरे कहां तक हुए? सुरेंद्र राजपूत जी, वही सवाल है ना अबू साहब, मैं ये फरमा रहा हूं कि ये जो एसपी और बीएसपी का जो इत्तेहाद हुआ है, ये इसके पीछे एक डर कांग्रेस भी है। आपको ये मानना पड़ेगा, इसके पीछे एक डर कांग्रेस भी है। चूंकि अगर कांग्रेस आ जाती है और कांग्रेस सेंटर स्टेज पे आती है, विच आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप कमिंग राहुल टू द सेंटर स्टेज ऑफ 2019 इलेक्शंस। एजेंडा जो सेट हो चुका है इलेक्शन का, यही सवाल मैं सुरेंद्र जी से भी करने वाला था। गालिब का एक शेर है, मैं गालिब का एक शेर सुनाता हूं, देखिए क्यों एक साथ आए हैं कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना जी, अब बन गया रकीब आखिर जो था राजदां अपना। 2017 में जी ये अखिलेश बहुत अच्छी इस शेर के जरिए आपने तस्वीर कशी कर दी है। जी जी जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, ना वोट कहां है। और जो यूपी की जो पॉलिटिक्स जानते हैं लोग, वो जानते हैं कि फैजाबाद से फर्रुखाबाद तक कांग्रेस का गढ़ है। बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ है। मैं सपा बसपा को देना चाहिए। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो मैं सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं जी कि एसपी और बीएसपी का इत्तेहाद जो है, इसके पीछे बीजेपी का डर नहीं है। चूंकि बीजेपी जिंदा रहेगी तो ये पार्टियां रहेंगी, वरना ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, और कांग्रेस जिंदा हो गई तो ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल यही बात मैं भी चलिए समझनी चाहिए जी। राकेश कपूर की एक शेर के साथ मैं भी इस बात को आगे बढ़ा देता हूं कि यह हादसा नहीं है, कोई और बात है। इस दिल के जोड़ने में तुम्हारा भी हाथ है, सुरेंद्र राजपूत जी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या आपने मुझसे सवाल पूछा? नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी से। आज की डेट में जी 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 नहीं जी हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आज की डेट में पूरे देश में एक बड़ी विचारधारा का संकट खड़ा हो गया है। आज की डेट में देश तोड़ने वाली ताकतें आज की डेट में अपने आप को राष्ट्रभक्त का तगमा खुद दे रही हैं और खुद ही मोहर लगा ले रही हैं। तो हमारे लिए बड़ा संकट है आज की डेट में कि देश के कौमी इत्तेहाद को कैसे एक रखें, देश के संवैधानिक तनाव उनको कैसे एक रखें। कांग्रेस को जब इतनी फिक्र सता रही है तो कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं साफ कर रही ना अभी तक। भाई जहां बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सब एक साथ हैं, कांग्रेस अलग क्यों है? जी हमने तो आपसे कहा ना कि हम तो चाहते हैं कि जनता के नेतृत्व में सारी समान विचारधारा की ताकतें साथ में आए। हमारा स्टैंड बहुत साफ है, लेकिन ये बात तो बाकी और लोगों को तय करनी होगी, किसी एक आदमी से नहीं है। हमने तो देखिए राज्यवार स्थिति में हम लोग तो गठबंधन कर रहे हैं। बिहार में हमने कर लिया, हमने महाराष्ट्र में कर लिया, हमने आंध्र प्रदेश में कर लिया, हम और जहां जहां जगह पर हमारे राज्यवार स्थिति, समय, परिस्थिति और काल के अनुसार हम गठबंधन करेंगे। एक बात मैं राजीव कपूर जी से बिल्कुल सहमत हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, लोहियावादी विचारधारा को मानने वाले लोग और अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग निश्चित तौर पर गांधी विचारधारा के साथ में खड़े होंगे, गोडसे या गोवलसर की विचारधारा के साथ में नहीं खड़े होंगे। ये अपने आप में तय है। ठीक है, अब आ जाइए आप इस बात को कि कांग्रेस ने तो पहले भी सरप्राइज किए हैं। 23 सीटें हम 2009 में भी जीते थे। जनता करती है तय। आज की डेट में जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने भी वही है। भय का प्रश्न है, भूख का प्रश्न है, भ्रष्टाचार का प्रश्न है, रोजगार का प्रश्न है, किसान की समस्याओं का प्रश्न है। और इन सारी चीजों को लेकर के हम एक बड़ा निर्णायक आंदोलन भी छेड़ेंगे श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। जैसा काम हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कर रहे हैं, ऐसा ही काम हम पूरे देश में करेंगे। पूरे देश के किसानों को हम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करके, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस यूपी में तनहा नजर आ रही है। कांग्रेस यूपी में तनहा नजर आ रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। दीपक जी, हमारे साथ जनता खड़ी हुई है। ठीक है, दीपक पांडे जी, कांग्रेस की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है, एक बयान था किसी का मैंने देखा कि उसमें कहा जा रहा है कि एसपी बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस अगर जा रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही फायदा कर रहा है ये गठबंधन।
नहीं, देखिए कांग्रेस अगर हमारे साथ आती है तो थोड़ा हम लोगों को जो परफॉर्मेंस रेट होगा और ज्यादा बढ़ जाएगा यूपी में। अगर नहीं भी आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा तो होना नहीं है। बीजेपी को फायदा होना बिल्कुल निश्चित नहीं, क्योंकि अगर साथ आई तो अच्छा है, नहीं आएगी तब भी बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा होना ही है। क्योंकि जो मेन कांग्रेस का बेस वोट बैंक है और बीजेपी का बेस वोट बैंक है, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, इसलिए इनके से कोई ज्यादा बीजेपी का फायदा नहीं होगा, ये हमारे साथ आए या ना। तो बेसिकली बात यूपी का जो राजनीति का फैक्टर हो अलग बिल्कुल है, क्योंकि सपा अपने जो उसका वोट बैंक है वो बहुत ही मजबूत है, बीएसपी का वोट बैंक बहुत मजबूत है, और बीजेपी कांग्रेस का वोट बैंक जो होता है सिमिलर वोट बैंक है, लगभग में सेम है, वो ज्यादा उसको। अब जो लोग क्या है कि अगर बीजेपी से नाराज होते हैं वो सीधे सीधे जाते हैं कांग्रेस की तरफ। नहीं, ये चीज तो अब्बास अली जैदी साहब से हम समझ लेते हैं। अब्बास अली जैदी साहब, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, इन पार्टियों की मजबूरी है बीजेपी या कांग्रेस के साथ ना जाना? जो उसका वोट बैंक है दलित और आदिवासी। सबसे पहले तो मैं राकेश जी का धन्यवाद दूंगा और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो हमें शुक्रिया अदा करें कि अनूप जलोटा साहब के दौर में उनको असदुल्ला खां गालिब हमने याद दिलाए और हमारी वजह से याद आए। रहा सवाल हमारी मजबूरी का, हमारी कोई तो अक्सर याद मजबूरी आते रहते हैं असदुल्ला खां। हमारा एक राजनीतिक दायित्व है, एक राजनीतिक दायित्व है समाजवादियों के ऊपर। हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा ये है कि इस देश के जो खजाने को पूरी ईमानदारी से इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ऐसे काम हो जो आम आदमी की जिंदगी से सीधे तौर पे जुड़े हों, नफरतों का माहौल वाला काम ना हो, देश में बिला वजह की बहस ना हो, देश को तोड़ने का प्रयास न हो। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाजवादियों की है कि 2019 में इस देश को एक ऐसी सरकार दे जो परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट चला सके, जो नौजवानों को नौकरी दे सके, जो किसानों का संरक्षण कर सके, जो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते, महंगाई पे काबू कर सके, और इस देश में सिर्फ उद्योगपतियों के लिए न काम करे, धरातल पे जाकर के इस देश में रहने वाले मजदूर और किसान के लिए भी काम करे। हम हमारी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, जो हमारा राजनीतिक दायित्व है उसको पूरा करने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता के सहारे। मेरा सवाल अब्बास अली जैदी साहब सिर्फ इतना है कि कांग्रेस आपकी तरफ कदम बढ़ा रही है और आप पीछे भाग रहे हैं। कांग्रेस आपकी तरफ आना चाह रही है और आप लोग पीछे भाग रहे हैं, ये क्या वजह है? देखिए अबू ररा भाई, मैंने बहुत साफ तौर पे कहा कि अभी शुरुआत है और अभी कुछ भी बोलना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी 5 प्रदेश के चुनाव हुए हैं, अब देश का चुनाव में 100 दिन का समय बचा है, 100 दिन के बाद चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। अभी देश की राजनीति किस करवट जाती है, हाँ इतना जरूर हम जानते हैं कि हमारा भी मुकाबला कोई एक दल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, 40 छोटे बड़े दलों के गठबंधन की सरकार से ही हमारा मुकाबला है। लेकिन इसके लिए अभी ये बात करना या किसी नतीजे पे पहुंचना कि कहां पर गठबंधन का स्वरूप, कौन से गठबंधन इनका मुकाबला करेगा, मैंने आपसे इसीलिए कह दिया कि उत्तर प्रदेश नवीन कुमार जी आज शुरुआत की गोरखपुर और फूलपुर से, उस शुरुआत को लोग याद रखेंगे कि वाकई वो शुरुआत एक ऐसी शुरुआत थी कि जिसने इस देश में परिवर्तन की बुनियाद रख दी। ठीक है, यानी गोरखपुर, फूलपुर और कैराना की जो तस्वीर है वही अब दोहराई जाएगी यूपी में। नवीन कुमार जी। अब भाई मुझे लगा, मैंने सभी वक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना है और मैं सबका जवाब दे दूं, क्योंकि सबका जवाब देने के लिए मैं हूं। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे आपको जी। बिल्कुल। पहली बात तो ये, राकेश जी भाई साहब का जो सवाल है वो हमसे नहीं है, वो सपा और बसपा से है। उन्होंने दोनों बार बड़े विस्तार से जो समीक्षा की उसमें सपा और बसपा से ही पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आप किसके साथ हो। हमने चुनाव लड़ा जब 2000 पिछला चुनाव, लोकसभा की ही बात कर रहा हूँ, 2014 की जी। उस समय बहुजन समाज पार्टी का सफाया किया वहां पर, तो वो हमारे साथ कैसे हो सकती है? हमने समाजवादी पार्टी केवल एक जगह जहां यादव परिवार एक ही परिवार है वहीं तक सिमट कर रह गई, और जो कांग्रेस है वो भी एक ही परिवार, जो माँ बेटे हैं वहीं तक सिमट कर रह गई सीटों तक। कहने का मतलब ये है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारी है? पहला मेरा जवाब। दूसरा, आपने कहा रिपोर्ट कार्ड, वाकई में हम तो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाएंगे,
पिछले 5 वर्षों में जो सरकार काम करेगी 5 वर्ष बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएगी। बेशक 60 वर्षों में किसी ने अपना रिपोर्ट कार्ड ना पेश किया हो, हम रिपोर्ट कार्ड में बताएंगे 1 रैंक 1 पेंशन जो कभी नहीं आज से पहले सुलटाया गया मसला, उसको हमने समाधान किया, सैनिकों को पैसा दिया, जवानों को पैसा दिया। हम बताएंगे किसानों का स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जिसने कभी लागू नहीं की, ठंडे बस्ते में डाल दी थी, उसको लागू करने के बाद हमने 99% उसकी सारी मान ली गई हैं सिफारिशें, चाहे किसानों को सोयल कार्ड देना हो, चाहे किसानों को फसल बीमा देना हो, जो भी योजना है सब कुछ माना है। तो नवीन जी क्या आपके डेवलपमेंट आपके काम को देखकर मजबूरी में इन लोग को साथ में आना पड़ा? मैं क्या, मेरी बात सुनिए, मैं उसका भी जवाब देता हूं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने तो 5 जनों को सुना है ना, अगर मुझे 5 में से 10-10 सेकंड भी बना करके दोगे थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा। मेरा कहना केवल इतना है कि हमने किसानों को फसल का लागत का 1.5 गुना दिया, 2 गुना होने की संभावना हमने कहा है सदा है, उसको ठीक किया जा सकता है, वो करना चाहिए। हमने 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत हेल्थ बीमा दिया 5 लाख रुपए का एक परिवार को। हमने गांवों तक सड़कें पहुंचाने का काम, यही काम तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आपने किया था। 218%, वो भी बताऊंगा, 218% आतंकवादी पहली सरकारों से ज्यादा मारे इस सरकार के जवानों ने। वो इसलिए मारे क्योंकि जवानों को खुली छूट दी गई, कभी नहीं कहा गया कि जब कोई आतंकवादी घुसे या फिर कोई आपके ऊपर हमला करे तो आप दिल्ली से पूछो, आपके पास जिस भाषा में उसने आप पर गोली चलाई उसी भाषा में उसको जवाब दो। इस सरकार ने पूरी छूट दी। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है, गैस उज्ज्वला गैस की योजना की बात करो। तो मैं क्या कह रहा हूं नवीन जी, यही सारी स्कीमें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आपकी थी। एक बात कहना चाहता हूं कांग्रेस से कि अभी कांग्रेस ने कहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका में जिस प्रकार से किसानों के कर्जे माफ कर दिए हमने, आते ये कर दिया, उस प्रकार से हम देश के किसानों का करेंगे। मेरा करबद्ध निवेदन है राजपूत साहब, बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आपने किसानों की हत्याएं करनी। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत के कर्जा माफ करने से नवीन जी आपने आदेश निकाला लेकिन कोई माफ नहीं किया। में एक परिवार आज भी आत्महत्या कर चुका पूरा का पूरा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपने कहा 2019 मार्च से पहले कोई किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, जबकि इससे फसल बिक रही है, जो भी पैसा आएगा उसके खाते में आएगा, वो सारा पैसा उसकी ईएमआई में कट जाएगा। आपने उसके साथ वो ठगा है तो आपको कभी माफ। सुरेंद्र राजपूत जी, इस देश में सबने खामोशी से आपको सुन लिया, सबने बड़े खामोशी से और ध्यान से आपको सुना। सुरेंद्र राजपूत जी, वो तक नहीं खरीदा। इस देश का जवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। हमला क्या करता था आतंकवादी, तब आप कहते थे कि परमिशन हम। सुरेंद्र राजपूत जी, आज तक इंतजार करिए। जिस तरह की तस्वीरें ऐसे में नहीं लग रहा है कि इस गठबंधन के साथ कांग्रेस से जाएगी या कांग्रेस का साथ होगा इस गठबंधन के साथ। कांग्रेस का प्लान बी क्या होगा यूपी में? उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल साफ है। देखिए ये एक जातिवादी नवीन जी सुन नवीन जी प्लीज वो केवल एक जगह तक टिका हुआ है। और जो उसकी बात कर रहे हैं राजपूत साहब, लोहिया साहब पार्टी के लोग इतना परेशान हो गए हैं, लोहिया साहब इतना हैरान और परेशान है कि इन्हें ना कर्नाटक की अच्छी सरकार इनको सुझाई दे रही है क्योंकि ये लोग चुनाव हारना नहीं चाहते, ये लोग किसी भी सूरत में चुनाव जीतना चाहते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है इन लोगों की, अबू भाई क्या ये आपकी बहस का फॉर्मेट है? ये नहीं ठीक है, सुन रहे सुरेंद्र जी। 4 लोग बोले, मैं तो बोला नहीं, मैंने पूरा ध्यान से सुना। राजपूत जी क्रोधित क्यों हो गए आप? मैंने तो सबका देखिए नवीन जी टाइम नहीं बचा, नवीन जी टाइम नहीं बचा, अमित शाह की तरीके से बैठे। जी सुरेंद्र जी, अभी नवीन ने बड़े आरोप लगा दिए हमारे ऊपर। आज की डेट में नवीन जी की तो सरकार मध्य प्रदेश में 15 साल से थी, राजस्थान में 5 साल से थी, छत्तीसगढ़ में 15 साल से थी। वहां किसानों की जो दुर्दशा हुई थी तो उनको निश्चित तौर पर सुधारने में समय लगेगा, आगे भी सुधारेंगे। और नवीन जी, एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपसे सहमत हूं। अगर एक भी किसान आत्महत्या करता है तो निश्चित तौर पर वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेवारी है, दोनों को शर्म आनी चाहिए। हमारी सरकार को भी शर्म आनी चाहिए और शर्म आपकी सरकार को भी आनी चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से, फेडरल स्ट्रक्चर है, आपको अगर नहीं जानकारी है तो सिर्फ क्रिमिनल कानून मत पढ़ के आया करो, फेडरल स्ट्रक्चर भी पढ़ के आया करो, ठीक है ना? मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि एक देश में एक भी आदमी की स्वाभाविक मौत होती है और हम आगे भी फिर हाँ बिल्कुल पूरी ऊपर भी आपकी सरकार थी, नीचे भी आपकी सरकार। कमलनाथ क्या कर रहे हैं? दोनों की जिम्मेवारी, बिल्कुल
20 लाख बिल्कुल हम पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे, पूरा काम करेंगे। आप चिंता मत करो, आपको आगे भी हराएंगे, यहाँ पर भी हराया है। ठीक है, देखिए राकेश कपूर जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूँ। राकेश कपूर जी और राकेश कपूर जी, सुरेंद्र जी, जब आपकी यूपीए की सरकार, अब सुरेंद्र जी, नवीन जी, अब टाइम बचा तो 10 साल बाद जिसका पोता पैदा होगा उसको भी ऑफर लेटर मिल गया होगा। टाइम हो रहा है। राकेश कपूर जी, भाई जी राकेश, सुरेंद्र जी बात हो गई, सुरेंद्र जी बात हो गई, राजपूत जी, राकेश जी, राकेश कपूर जी 74 सीट नहीं जीतने देंगे आप, चिंता मत अच्छा करो। जरा राकेश कपूर जी, ठीक है, नहीं अब टाइम नहीं बचा मुझे राकेश कपूर जी, जरा क्या लगता है कि इत्तेहाद तो होगा लेकिन सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं परेशानी होगी? हाँ, जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग में तो परेशानी होगी, लेकिन जो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, देखिए अल्टीमेटली अभी नवीन बाबू ने जो है वो सारी अपनी फहरिस्त खोल करके रख दी कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, थोड़ी सी रखी, लेकिन और भी है बहुत मुझे मालूम है, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत जो चुनाव जो है जब अल्टीमेटली होंगे तो बीजेपी पे मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है ये बैकफायर करने वाला है बुरी तरीके से, चूंकि 8 लाख की लिमिट जो है वो खाली ऐसे लोगों को आगे बढ़ तो इसका मुझे नहीं लगता कि ये इट कैन पास द जुडिशियल स्क्रूटनी, नंबर 1। नंबर 2, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला होता है रिजर्वेशन में, इकोनॉमिक बुनियाद पर जो आप रिजर्वेशन देंगे ये कैसे चलेगा? उसमें भी आपने 8 लाख कर दी है तो जो ऊपर की लेयर के आदमी है वो ही ले जाएंगे, और इसका मतलब ये होगा बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन का जो मामला है बीजेपी इसे लेकर चुनाव मैदान में तो जरूर जाएगी, लेकिन सबकी निगाहें कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है कि अखिलेश यादव और मायावती जी एक साथ निकल कर आएंगे और एक तरह से तस्वीर इस इत्तेहाद की कल साफ हो जाएगी। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि किस तरह की अड़चने या किस तरह के पेचीदगी सीट शेयरिंग में होंगी, यह देखना एक तरह से बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी, दीपक पांडे जी, राकेश कपूर जी, अब्बास अली जैदी साहब और सुरेंद्र राजपूत साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।